स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हुआ है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंसिडरेशन। मैंने पहले चैप्टर कराते समय आपको ये कहा था कि कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। सेक्शन 10 कवर करता है उनको। उनमें लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन था ना। तो अब लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, इसको हम अलग पॉइंट के रूप में देखेंगे। फिलहाल कंसिडरेशन सेपरेटली इज ऑल्सो द एसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक इन अ सिंगल चैप्टर ओनली। तो हम लोग चैप्टर वाइज उसको कवर कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को कंसिडरेशन को कवर करना है। अब होता क्या है कंसिडरेशन का मतलब, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने जब आपको ऑफर से लेकर के कॉन्ट्रैक्ट तक की बातें जब समझाई थी, तो मैंने कहा था कि इसमें ऑफर को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो प्रॉमिस में कन्वर्ट होता है। प्रॉमिस जब एक्सचेंज होते हैं दो लोगों के बीच में, तो एक दूसरे के लिए वो कंसिडरेशन बनते हैं। और बिना कंसिडरेशन के, बिना रिटर्न के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। इट मींस देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए कुछ करें, तो ही फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। और बाद में फिर एनफोर्सेबिलिटी को चेक करेंगे। तो कंसिडरेशन का मतलब फिलहाल आप क्या समझेंगे? समथिंग इन इन रिटर्न। ओके, अच्छा, इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम यूज किया जाता है। लैटिन मैक्सिम यूज किया जाता है, दैट इज क्विड प्रो क्यो। क्या है? क्विड प्रो क्यो। और उसका मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो ये आगे चल करके हम लोग देखेंगे। ये बेसिक बात हो गई। अब समथिंग इन रिटर्न का क्या मतलब, अब इसको कैसे देखते हैं हम लोग? मैंने आपको कहा कि मैं आपको लॉ का लेक्चर दूंगा। आपने कहा ठीक है सर, वी विल बी पेइंग योर फी। हम आपकी फीस देंगे। तो मेरे पढ़ाने के बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं? फीस दे रहे हैं। आपकी फीस के बदले में मैं क्या दे रहा हूं? लेक्चर्स। क्यों? क्या दोनों लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है? यस। मैं केवल आपसे फीस लूं, मैं पढ़ाऊं ना, तो क्या होगा ये? बोलिए। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे पैसे दीजिए और पढ़ाऊं ना, और आप पैसे ना दें, मना कर दें बाद में, तो मैं जाके कोर्ट में केस करूंगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। अरे भाई, आप जब नहीं दे रहे हैं तो आप क्यों डिमांड करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो यानी कि दो पार्टीज के बीच में, अगर दो पार्टीज हैं, ए और बी, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, तो इनके बीच में गिव एंड टेक होना चाहिए। गिव एंड टेक होना चाहिए। एक पार्टी दूसरे को दे तो दूसरा भी पहले को दे। कुछ ना कुछ जाए आए, ये होना कंफर्म है। ये जरूरी नहीं है कि ये एडिक्वेट हो। हाँ, इक्वल होना जरूरी नहीं है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। यानी मैं जितने का सामान आपको दे रहा हूं, आप उतने का ही देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मुझे कम में काम चल जाए। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसका लॉफुल होना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए सेक्शन 23 अलोन बना हुआ है, तो वो हम वहां पे देखेंगे। फिलहाल हम लोग पहले समझेंगे कि भाई कंसिडरेशन होता क्या है, और इसके लिए सेक्शन नंबर 2 और डी, ये क्या है, ये इसकी डेफिनेशन को कवर करता है। ओके, ठीक है, चलिए। तो फिर हम बात करते हैं अब डेफिनेशन, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। तो मीनिंग बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको बताया। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एज आई सेड, सेक्शन 10 कवर्स इट, without which no single promise will be enforceable. No single promise. What is promise? An accepted proposal. An accepted proposal is the promise. Yani whenever someone is offering you something and you are accepting that, it converted into the promise. Okay, so it is a term
used in the sense of quid pro quo. What is quid pro quo? It means something in return. Okay. Consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of promiser. It means what the promiser is promising to do for you, you are promising to pay for that. And that payment is known as consideration for the obligation of promiser, what he is undertaking to perform. Okay. कंसिडरेशन जो प्रोमिसर कह रहा है कि मैं ये आपको करूंगा, जैसे मैंने कहा ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपने कहा ओके सर आई विल पे फॉर दैट, तो आप उसके बदले में तो मुझे दे रहे हैं, दैट इज कंसिडरेशन. अब इसको थोड़ा सोचने का नजरिया अगर आप बदलेंगे ना तो थोड़ा अलग तरह से मिलेगा. कैसे? जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, इट मींस ही इज रेडी टू बियर सम लॉस, सम डेट्रीमेंट, समथिंग. वो कुछ ना कुछ अपने ऊपर भार लेने को तैयार है. इट मींस यू आर पेइंग फॉर दैट वेट. उस भार के लिए आप पे कर रहे हैं, और वो जो आपका पेमेंट है वो भी तो आपका नुकसान है. आप भी कहीं ना कहीं तो माइनस हो रहा है ना, तो आप उसके बदले में बेनिफिट्स पा रहे हैं. भाई इसी पे तो इकोनॉमी चलती है. आप अगर देखिए तो दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो ये थोड़ी होता है कि आप पैसा देते हैं तो आप नुकसान में आ गए. नहीं, आप नुकसान में आए तो उसके बदले में लेकर आए ना कुछ. सामने वाले ने अपना सामान आपको दिया तो उसके बदले में उसको मिला ना कुछ. दैट इज द कंसिडरेशन. यानी कि अगर आपको कोई डेट्रीमेंट हो रहा है, कोई लॉस, कोई क्षति हो रही है, तो उसके बदले में आप पा रहे हैं ना. क्यों? सो द वर्ड consideration was described in a very popular English case of Misa versus Curie. ये क्या है? ये है a valuable consideration in the sense of law may consist either in some rights. आपको कोई अधिकार मिलेगा, जैसे आपने पेमेंट कर दिया तो आपको मोबाइल पे नेटवर्क पाने का राइट मिल गया. नहीं, आपने यहां का पेमेंट किया, आपको क्लास में बैठने का राइट मिल. यू डिडंट परचेज मी. आपने मुझे खरीद लिया है क्या? यू हैव परचेज द राइट टू सिट इन द क्लास. आपने पेमेंट करके क्या खरीदा है भाई? एक राइट ही तो खरीदा है, जो इस क्लास में बैठने का राइट है आपको. ओके. सम इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी. एक व्यक्ति को क्या हो रहा है? कोई राइट मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट पा रहा है वो, या कोई प्रॉफिट हो रहा है या बेनिफिट एक पार्टी को मिल रहा है, जिसके बदले में, दैट इज वन पार्टी मतलब प्रोमिसर. अब उसके बदले में क्या होगा? वो कुछ ना कुछ सहेगा. फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट और लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर, दैट इज प्रोमिस. मतलब ये कि अगर आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं तो मुझे अगर वो बेनिफिट हो रहा है तो साइमल्टेनियसली आपको उसी चीज का तो नुकसान हो रहा है. आप वो लॉस बियर कर रहे हैं तभी तो मेरे पास आ रहा है. तो वन थिंग इज बेनिफिट फॉर समवन, then simultaneously it is loss for the others. For example, if I can say Mr. A promises to deliver his goods to Mr. B. Mr. B promises to pay rupees 1000 on delivery. Then if Mr. A is receiving some goods, on account of that Mr. A is ready to pay to B rupees 1000. So in this case the consideration for each of these promises is as under. Mr. A's promise. Mr. A ने क्या promise किया है? सामान देने के लिए. क्या देने के लिए? ठीक है, तो इनके प्रॉमिस के बदले में इनको क्या मिलेगा? 1000 रुपीज. वो कौन देगा? B. B promised to pay rupees 1000 on delivery. That is the consideration for Mr. A's promise to deliver the goods. यानी कि ए के द्वारा गुड्स को डिलीवर करने के प्रॉमिस के बदले में बी क्या प्रॉमिस कर रहा है? 1000 रुपीज. दैट इज द कंसिडरेशन फॉर मिस्टर ए. ए के लिए क्या है? जो बी पैसा देगा क्योंकि इसने सामान देने का वादा किया है. बी के लिए क्या बनेगा? बीज प्रॉमिस, मिस्टर ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज गुड्स. क्लियर है ये? पक्का? आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें. एग्जाम्पल 2. X owes Y. What it means? It means X is the person who just taken money from Y. X ऋणी है ना, इसके ऊपर कुछ डेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं. किसके अगेंस्ट? Y के. Y promises X. Y X से कहता है not to file a suit.
वाई कहता है कि मैं आपके ऊपर सूट फाइल नहीं करूंगा। क्यों? अब सूट फाइल कर सकता है या नहीं, उसके पास ये राइट है। अब वो कह रहा है कि भाई मैं सूट फाइल नहीं करूंगा अगर आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए या इतने टाइम तक मुझे पैसे लौटा दीजिए, कुछ भी। अब वो सूट फाइल ना करना इज एन एक्ट, उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है, और वो सूट फाइल करेगा तो मुझे नुकसान होगा। अब अगर नुकसान हुआ तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहता हूं कि वो नुकसान ना हो, उसके बदले में मैं कुछ दूं उसको। तो Y promises X not to file a suit against him for 1 year on X agreeing to pay him ₹500 more. अगर इसमें 500 रुपए ज्यादा जोड़ के मिलेगा तो मैं 1 साल और छोड़ दूंगा, आपको केस नहीं करूंगा। तो ये 1 साल का टाइम देने का क्या कंसिडरेशन है? ₹500। सो इन दिस केस कंसिडरेशन फॉर ईच अदर ऑफ द प्रोमिसेस एंड मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस क्या किया है? सूट ना फाइल करना। तो उसके बदले में क्या मिलेगा? 500। तो फॉरबियरेंस, एक्स क्या कर रहा है? फॉरबियर कर रहा है। फॉरबियर मतलब सहन कर रहा है क्या? ऑन द पार्ट ऑफ वाई टू फाइल अ सूट। अच्छा, मिस्टर वाई का प्रॉमिस क्या है? इसके बदले में क्या मिलेगा? एक्स प्रॉमिस टू पे ₹500 और मोर। ठीक है, तो ये फॉरबियरेंस हो गया। जैसे कि इसमें आपने देखा था, यहां फॉरबियरेंस था ना, उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई किया गया। ठीक है, चलें आगे। अब नाउ वी आर ऑन डेफिनेशन पॉइंट। ठीक, बहुत आसान है, डेफिनेशन तो बहुत आसान है। देखिए, हम लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है ना? आपने किसी के लिए कुछ किया है, या कर रहे हैं, या करने वाले हैं, सारी सिचुएशंस आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देंगी या एक नुकसान पहुंचाएंगी, दोनों में से एक ही होगा। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कभी भी कुछ किया है, तो उसके बदले कुछ मिल रहा है, या अभी प्रेजेंट में कर रहा है, उसके बदले में कुछ मिल रहा है, या फ्यूचर में करने का प्रॉमिस कर रहा है, उसके बदले में कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं? कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रही है। कोई जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन का मतलब प्रेजेंट डीलिंग हो, पास्ट डीलिंग भी हो सकती है और फ्यूचर डीलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, द मेन पॉइंट इज, if I am saying I'll deliver lectures of law to you, then who will decide the fees? Me only? It means the consideration what you are liable to pay me will be decided by me. It means promiser. Who will decide the consideration? Promiser. Who can pay the consideration? You can pay. Can your father pay the consideration? Yes. Your mother, your brother, your relative, anyone. It means consideration always can be decided by the promiser. It means it can be moved from the desire of promiser and can be paid by promisee or any other person. Okay, it may be present, past or future. That is the definition I have elaborated. क्यों? आइए देखते हैं कैसे। सेक्शन 2D देख लिया आपने, इसकी डेफिनेशन कौन सी है? 2D याद रहेगी ना? सर याद तो है, पहले ही याद कराया था लास्ट लेक्चर में आपने। ओके, व्हेन एट द डिजायर ऑफ, क्या मैंने यही बोला? किसके कहने पर आप करेंगे काम? प्रॉमिसर। कौन करेगा? या फिर पक्का? अच्छा, क्या
ये जरूरी है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो फीस अभी मिले? हो सकता है आप 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हो और पे करके यहां जा चुके हो, आपके फादर आए हो रजिस्ट्रेशन करा के पे करके जा चुके हो सकता है, इट इज पॉसिबल। यानी कि प्रोमिसी हैज डन मीन्स पास्ट, हो चुका है, आपके द्वारा काम किया जा चुका है, मैं अपना परफॉर्मेंस अब दे रहा हूं। और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, अब ये एब्सटेन्ड क्या होता है इसको थोड़ा अलग रेफरेंस में बताएंगे, ठीक है। एब्सटेन का मतलब होता है मना कर, तो आपने कुछ किया है, हम उसी को लेके चल रहे हैं। मना करना क्या होता है उसको हम अलग एग्जांपल से समझा देंगे। और डज समथिंग, डज मतलब प्रेजेंट, अभी अभी आपने फीस जमा की। और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, या कुछ मना कर रहे करने से। और प्रोमिसेस टू डू, आगे सर लेक्चर दे दीजिए मैं बाद में फीस जमा कर। promises to do or abstain from doing something, then such an act, what you have done or you are doing or you will do, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise। मैंने जो पढ़ाने का प्रॉमिस किया है उसके बदले में आप जो एक्ट और एब्सटिनेंस कर रहे हैं, दैट इज द कंसिडरेशन। सर ये एब्सटेन क्या है? भाई अभी अभी जस्ट ऊपर एग्जांपल मैंने एक दिया आपको कि एक्स ओज 10,000 रुपीज टू वाई। उसने कहा कि भाई मेरे ऊपर सूट फाइल मत करिए, मैं 500 रुपए दूंगा। तो कुछ ना करने के बदले में दे रहा है ना 500, यानी कि दैट इज एब्सटिनेंस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करना। समझ में आ रहा है? कंसिडरेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है कि कुछ करने के लिए ही कुछ दीजिए, कुछ ना करने के लिए भी कुछ दिया जा सकता है। भाई मैंने आपको कहा कि ये काम मत करिएगा, मैं आपको ये दूंगा, तो आपने वो काम नहीं किया तो मैंने आपको पैसा दिया। हो सकता है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारी लाइफ में ऐसी बातें आती हैं जहां पर किसी को रोकना पड़ता है आपको, भाई ये ऐसा मत करिएगा तो हम आपको इतना दे देंगे। होता है ना? तो ये नेगेटिव ऑफर होता है। ऑफर मैंने बताया था ना उसमें भी कि ऑफर केवल पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव भी हो सकता है। कुछ करने के लिए ऑफर करना तो ठीक है, कुछ ना करने के लिए भी तो ऑफर हो सकता है, ठीक है ना? तो ये एब्सटिनेंस वही होता है, किसी को मना करना या कुछ ना करने के लिए काम। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज, does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, then such an act or abstinence for the promise is called consideration for the promise। तो consideration is equal to promise or performance that parties exchange with each other। जो promises exchange होते हैं that is called consideration। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी। कोई भी डाउट आ रहा हो, कुछ तरह का मन में चल रहा हो कि सर ये थोड़ी नई सिचुएशन है मेरे मन में आई है, बताइए आप, कुछ भी। ओके, आइए तो पढ़ते हैं अब आगे की ओर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। भाई जैसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने जान ली, क्या होता है ये जान लिया, तो कुछ बातें तो निकल रही है ना वहां से। तो अब एक कंसिडरेशन के लिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कंपलसरी हैं, उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ओनली। वहीं से निकल के आ रही हैं ये चीजें, ये कहीं अलग से नहीं है। तो बहुत सिंप्लीफिकेशन में इसको हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ, ओ माय गॉड ये तो पहले ही किया हमने। तो कंसिडरेशन किसके कहने पे होता है? डेफिनेटली कौन डिसाइड करता है कंसिडरेशन? प्रोमिसर। अगर प्रोमिसर के डिसाइड करने पे आपने नहीं किया है तो फिर क्या उसके बदले में आप प्रोमिसर को बाउंड कर सकते हैं? मैंने फीस डिसाइड की और आपने किसी और से पता करके फीस जमा कर दिया, तो क्या मैं पढ़ाने के लिए लाइबल हूं? सिंपली नॉट। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं फीस डिसाइड करूंगा ना, क्यों? या मैं किसी को ऑथराइज कर दूं कि भाई आप फीस बताइए?
तो वही कर सकता है, यानी कि मतलब मेरे ही द्वारा वो किया जाएगा, पक्का है। लेकिन हुआ कुछ और, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में कुछ हुआ और। क्या हुआ ये समझना है हमें। Consideration must be offered by the promisee or the third party, but at the desire or request of the promiser. So an act at the desire of the third party is not consideration, and not consideration, then no contract. जैसे अब हुआ क्या केस में, पहले बता दें हम। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, मान लीजिए मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक्चुअल केस हुआ क्या ये मैं बताऊं आपको। एक व्यक्ति था जिसके पास एक बड़ा सा मार्केट था। उस मार्केट में बहुत सारे दुकानदार बैठते थे, दुकानें लगाते थे ऐसे ही ओपन एरिया में। अब हुआ ये कि वो दुकानों के लिए एक दिन वहां के कलेक्टर जो थे वो ऐसे ही घूमते हुए आए। कलेक्टर साहब देखे तो दुकानें ऐसे बाहर लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे ना लोगों को छोड़िए नहीं, इन लोगों को थोड़ा प्रॉपर तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करा करके शॉप्स दे दीजिए, ताकि ये ढंग से बैठ करके अपने सामान को बेच सके। तो जिनका जमीन था, जो लैंडलॉर्ड थे, वो अग्री कर गए, कहे बिल्कुल ठीक है सर, मैं करवाता हूँ इसको। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसको शॉप तरीके से बना दिया, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया बना दिया, जिससे कि वो अपने अपने शॉप्स में बैठ करके, और धूप वूप नहीं लगती थी, आराम से बैठ के बेचते थे। अब उन्होंने बनवाया था, तो उन्होंने क्या किया कि फिर उनसे रेंट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जब रेंट कलेक्ट करना शुरू किया तो फिर उन्होंने मना कर दिया देने से। तो अब केस कर दिया उन्होंने कि भाई रेंट नहीं दे रहे ये। अब केस हुआ, कोर्ट में मामला गया, तो पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने कहा सर हमने तो कभी कहा ही नहीं इनको कुछ बनवाने के लिए। अब जज साहब हके बके, तो वकील ने समझाया कि सर देखिए, वो शॉप जो कंस्ट्रक्ट कराई गई थी, वो कराई गई थी किसके कहने पर, कलेक्टर के। और जब कलेक्टर के कहने पे कराई गई थी, तो इनके लिए वो कंसिडरेशन बना नहीं, भाई इनके कहने पे तो हुआ नहीं। तो इसलिए हम बाउंड नहीं है उसको पे करने के लिए, वी आर नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, और इसलिए हम लाइबल नहीं है। हमारे कहने पे बनाई गई होती तो हम रेंट पे करने के लिए तैयार थे। तो ये हुआ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के केस में। समझ में आया। अब देखिए क्या था। एक्स स्पेंट ₹1 लाख ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसके कहने पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। इन कंसिडरेशन ऑफ दिस, व्हाई द शॉपकीपर promised to pay some money to X, दुकानदारों ने कहा कुछ पैसा देने के लिए, but it was held that this agreement was void, being without consideration, because X had constructed the shop at the request of collector and not at the desire of shopkeepers, यानी Y। समझ में आया। भाई पैसा देने का प्रॉमिस तो किया था, बट दैट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, या कोर्ट उसको एंटरटेन कर नहीं सकता, इसलिए वो लाइबल नहीं है, क्योंकि उनके कहने पे वो काम नहीं किया गया। आर सेव्स एस गुड्स फ्रॉम फायर, आर ने एस के सामान को आग से बचाया। तो बचाने के बदले में वो कुछ चाहता था, सामने वाले ने कहा ठीक है दे देंगे, बाद में देने से मना किया। बताइए ले सकता है कि नहीं। ओके, ध्यान से सुनिए फिर से। आर ने एस का सामान बचाया, एस खुश होकर के कहा कि मैं आपको 1,000 रुपए इनाम दूंगा। आर ने कहा ओके, बाद में उसने देने से मना कर दिया। अब उसने केस कर दिया कोर्ट में। जब कोर्ट में मामला पहुंचा तो पता चला कि, पूछा गया भाई कि ये 1,000 रुपया किस चीज का मांग रहे हैं आप, क्यों मांग रहे हैं। तो उसने कहा सर इन्होंने कहा था देने के लिए। ओके, इन्होंने कहा था, क्यों भाई। तो सर मैंने इनका सामान बचाया था। पूछा गया कि भाई
अच्छा, आपने सामान बचाया था तो किसके कहने पर? तो पता नहीं, किसी के कहने पर नहीं, ऐसे ही बचाया था। तो जब उन्होंने कुछ आपसे करने के लिए कहा नहीं तो वो लाइबल क्यों है पे करने के लिए? समझ में आ रही बात? क्या प्रोमिसर जिसने पैसा देने का वादा किया है उसकी कहने पे आपने ऐसा किया था? नहीं किया था तो कंसिडरेशन ही नहीं है। और बिना कंसिडरेशन के कोई पे क्यों करेगा जब उसको कुछ नहीं मिल रहा है? भाई, जिसका आपने बचाया उसको क्या मिला? उसने कुछ कहा ही नहीं आपसे करने को, तो उसको मिला कुछ नहीं। वो आपने अपनी मर्जी से बचाया ना, तो वो लाइबल है क्या पे करने के लिए? नहीं। बात समझ आ रही? सो विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, so R cannot demand any reward from his services as the act being done voluntarily. अपनी इच्छा से किया गया था। पहले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है? केस दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव में, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी कंसिडरेशन तो कोई भी दे सकता है ना। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, डेफिनेशन से ही निकल के आ रहा है ये सब। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन whom is not a party to contract. The definition of consideration as given in section 2D makes that position clear. Definition में ही लिखा है ये। So according to the definition, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person does something, such act is consideration. In other words, there can be a stranger to consideration but no stranger to contract. अब इसका क्या मतलब है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कौन दे सकता है? कोई भी, प्रोमिसर या प्रोमिसी कोई भी दे सकता है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे मान लीजिए ए और बी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब क्या बी को बाउंड करने के लिए सी खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इंटरफेयर कर सकती, कंसिडरेशन पे कर सकती है। सवाल उठा सर ये कैसे? सवाल उठा ये कैसे? भाई, पेमेंट तो कोई भी जाके कर सकता है ना। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि भाई फीस का पेमेंट करना है तो आप करिए, आपके गार्जियन करें, आपका कोई रिलेटिव करे, कोई दोस्त आके करे, क्या प्रॉब्लम है? चलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ है और कोई थर्ड पार्टी आके कहे कि मुझे पढ़ाइए या मैं जा रहा हूं केस करने आपके ऊपर, आपने क्यों नहीं उनको पढ़ाया? ये कर सकता है क्या वो? अगर मान लीजिए ऐसा कर सकता तो हर आदमी दूसरे के काम के बीच में क्या अड़ाता? टांग। नहीं, वो मामला किसी और का, वो चौधरी बना फिर रहा है। नहीं, तो इसलिए कहा गया कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जिन पार्टीज के बीच में है वही एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं, थर्ड पार्टी कांट। मतलब प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मेंटेन होना चाहिए ना। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो तीसरा क्यों उसमें चौधरी बनेगा भाई? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए चिनया वर्सेस रमया का केस। चिनया वर्सेस रमया। अब ये केस ये बताएगा आपको कि थर्ड पार्टी जो है वो कंसिडरेशन पे कर सकता है। ठीक, और इस केस में हुआ क्या? पहले केस बताएं कि पहले समझा दें? केस पहले जानेंगे आप लोग। गुड, सुनिए। हुआ ये कि एक लेडी है, लेकिन वो डॉन नहीं है। ए लेडी है, इन्होंने अपनी डॉटर डी को कुछ प्रॉपर्टी दी, इनके फेवर में, डी के फेवर में कोई प्रॉपर्टी डोनेट की और कहा कि डी, तुम इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट मेरे भाई, इनके भाई ब्रदर बी को, नहीं बी से ब्रदर ना, सी से ब्रदर कहाँ होता है, हाँ, बी को तुम इसका बेनिफिट देना। डी ने कहा ओके, आई अग्री। अब बताइए डी का बी कौन है? यस, यू आर गुड इन रिलेशनशिप। ओके, अब बताइए कि डी को देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए।
डी ने कुछ दिन दिया, उस प्रॉपर्टी से जो फायदा हुआ वो बी को दिया, बट आफ्टर वर्ड शी डिनाइड, और इनकी जो ए की डेथ हो गई, डी ने उसके बाद मना कर दिया नहीं देंगे। अब ये बताइए ये गलत हुआ कि नहीं? अब हुआ ये कि बी ने केस किया डी के ऊपर, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि डी आपने क्यों नहीं दिया, पैसा देने को बोला गया था बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने को। तो डी ने कहा कि सर, मतलब मिलॉर्ड, मुझे प्रॉपर्टी किससे मिली है? ए से। बी मुझे कुछ दे नहीं रहे, इसलिए मैं इनके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं हूं, और मैं इनको पे करने के लिए लायबल नहीं हूं। बी के वकील ने, बहुत तेज था, मेरे जैसा था, उसने समझाया, उसने कहा कि डी, आपको कंसिडरेशन दिया गया है ए के द्वारा, और कंसिडरेशन थर्ड पार्टी के द्वारा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिसको आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वही आपको कंसिडरेशन दे, और इस बिहाफ पर यू आर लाइबल, यू आर इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बी, एंड यू कांट अवॉइड इट। ठीक है, यानी थर्ड पार्टी मिस्टर, मतलब जो ए हैं, ए ने जो प्रॉपर्टी आपको दी, दैट इज द सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू बी। गॉट इट और नॉट? यही केस था चिन्नैया वर्सेस रमैया का। हुआ ये, एन ओल्ड लेडी मेड a gift of her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a deed in writing in favor of the brother agreeing to pay annuity. तैयार हो गई वो। The daughter did not, लेकिन उसने बाद में पे नहीं किया। However, pay the annuity, and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. ठीक है, अब मेरे एग्जाम्पल से ये केस ज्यादा बेहतर समझ में आया? ओके, क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर कोई डाउट हो केस में तो मैं फिर दोबारा भी डिस्कस कर सकता हूं। एनीवन? राजन, कुछ आपको परेशानी है इसमें ना? नहीं है ना? ऐसे ही रिपीट कर दें एक बार, अगर आप लोग कहें तो। बड़े बुझे हुए मन से कह रहे हैं आप लोग, खुशी से कहिए, है ना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में। हाँ हाँ सर बताइए ना। लगता है कि मतलब अ, जोश में हैं आप लोग। बार बार हमें पूछना पड़ेगा क्या, हाउ इज द जोश? हाँ, तब आप हाथ उठा के बोले हाय सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, इसमें हुआ कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई किसी ने मुझे कुछ दिया, कहा कि भाई इनको इसका फायदा पहुंचाते रहिए। मैंने कहा ओके। बाद में इनको देने से मना कर दिया, इन्होंने केस किया। इस ग्राउंड पे मैंने मना किया कि भाई इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं क्यों दूं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट यही कहा गया डिसीजन में कि इनके बदले में वो दिया जाना जरूरी नहीं है, वो इनके बदले में कोई और भी मुझे कुछ दे सकता है, तो मैं बाउंड हूं इनको प्रोवाइड करने के लिए। दैट्स इट, इतना ही मामला था। ठीक है, यही चिन्नैया और रमैया का केस है। ओके, कौन सा? देखिए क्या है कि ऐसी कॉन्ट्रैक्ट वहां होता है जहां पर जो जो सिचुएशंस में लॉ इम्पोज हो। अब मान लीजिए किसी का आप सामान बचा रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आपने उसके कहने पे तो बचाया नहीं, इसलिए अभी इस मामले पर कोई लॉ नहीं बना हुआ है। भाई आप उसे छोड़ भी तो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी का सामान अगर मैंने गलती से आपकी जगह उनको दे दिया, अब वो कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने लेके रख लिया, देन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए, तो
तो जिम्मेदारी है क्या उनकी, जबरदस्ती उनको बोलेंगे क्या कि ले जाकर पहुंचे, नहीं। लेकिन अगर वो सामान गिरा हुआ आप पा गए तब आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने बताया था आपको वो ये बताया था, और उसमें 4-5 सिचुएशन स्पेसिफिकली दी गई हैं कि इन इन परिस्थितियों में ही लॉ अप्लाई होगा आपको। बट ये जो सेविंग है, जो आप यहाँ बोल रहे हैं ना बचाया, तो यहां पर अभी भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ये इस तरह की बातें नहीं कही गई कि अगर कोई अपनी इच्छा से कुछ आपका बचाता है और उसका नुकसान होता है तो आप भरपाई करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप कहने पर बचाते हैं, डेफिनेटली अगर जो आपका नुकसान होगा वो उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, ये वॉलंटरी सर्विसेज है ना, अभी आएंगे, उस पे भी आएंगे, घबराइए नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज होती है ना, इनमें बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसकी क्या सिचुएशंस होती हैं उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शंस कहे जाते हैं, ये एक्सेप्शंस में कवर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। ये अभी हम लोग आएंगे, देखिए ना, ये देखिए, ये सूट बाय थर्ड पार्टी, एंड लास्ट वन इज वैलिडिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। और इसमें देखिए ना, ये देखिए, ये मिला कंपनसेशन फॉर वॉस्ट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आएंगे इस पे हम। ठीक है, फिलहाल बात हम लोग कर रहे थे ये चिन्हैया रमैया का। ठीक है, चलें अब आगे। तीसरा, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। क्या है? एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या है भाई? ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, ये तो कहीं कहीं देखा देखा लग रहा है। वो तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट था ना, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था वो। अच्छा, ये क्या होता है एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? जहां ऑब्लिगेशंस परफॉर्म हो चुकी थी वो एग्जीक्यूटेड, जहां अभी भी होनी थी वो एग्जीक्यूटरी, यही था ना। अच्छा, तो सिंपल सा है कि कंसिडरेशन भी जहां पे परफॉर्म हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। वहां यही था ना, जहां जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशंस परफॉर्म हो चुके हैं तो वो क्या कहलाता था? एग्जीक्यूटेड। तो कंसिडरेशन जो परफॉर्म हो चुका है दैट इज एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, और जिसमें अभी भी परफॉर्म होना बाकी है, तो कंसिडरेशन परफॉर्म होना बाकी है तो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है, और कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्मेंस बाकी था तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था। सिंपल। A consideration which consists in the performance of an act is said to be executed. When it consists in a promise, it is said to be executory. अभी प्रॉमिस है, केवल और केवल वादा किया है, वादा न तोड़, तो वादा है ना, अभी होना है ना, तो एग्जीक्यूटरी है ये, जिसमें परफॉर्मेंस हो चुका है, कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस मतलब हो चुका है काम, तो वो एग्जीक्यूटेड है। The promise by one party may be the consideration for any an act by some other party and vice versa। यानी कि मैंने कुछ किया लेकिन अभी भी आपने प्रॉमिस किया है, उसके बदले में आपने कुछ किया नहीं है, मेरे प्रॉमिस के बदले में आपने भी प्रॉमिस ही किया है, तो क्या है वो? एग्जाम्पल, A pays rupees 5,000 to B and B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month। क्या? ए 5,000 रुपए पे किया है, लेकिन बी ने अभी क्या किया है? केवल प्रॉमिस किया है। इन दिस केस ए पेज द अमाउंट वेयर एज बी मेयरली मेक्स अ प्रॉमिस, देयर फोर कंसिडरेशन पेड बाय ए इज एग्जीक्यूटेड, परफॉर्म हो चुका है और बी के द्वारा, क्लियर है ये? कंसिडरेशन में बी प्रेजेंट, पास्ट और तीनों हो सकते हैं। जो डेफिनेशन में लिखा था हैज डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ये क्या था? पास्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट कंसिडरेशन,
इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ प्रॉमिस पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव बाय द प्रीवियस रिक्वेस्ट। अभी पास्ट में आपने काम किया है लेकिन बिना मेरे कहे कर दिया, तो भाई मेरे मेरे कहने पे आप करेंगे तभी तो वो माना जाएगा कंसिडरेशन। मैंने कुछ कहा नहीं, आपने अपने इच्छा से किया, वॉलंटरली किया। ठीक। यानी कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ प्रॉमिस अ पास्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव बाय अ प्रीवियस रिक्वेस्ट। It is a general principle that consideration is given and accepted in exchange for a promise. The consideration, if passed, may be the motive, but cannot be the real consideration of a subsequent promise. मोटिव हो सकता है लेकिन रियल कंसिडरेशन नहीं हो सकता है. But in the event of services being rendered in past at the request or desire of promiser, तब ये क्या हो सकता है? ये कंसिडरेशन हो सकता है सब्सिक्वेंट प्रॉमिस इन रिगार्ड एज एन एडमिशन दैट द पास्ट कंसिडरेशन वाज नॉट ग्रेचुटस. ग्रेचुटस मतलब फ्री, फ्री मतलब बिना कंसिडरेशन का. नॉट ग्रेचुटस, ग्रेचुटस मतलब बिना कंसिडरेशन का फ्री, और नॉट ग्रेचुटस मतलब जो फ्री ना हो, मतलब जिसके बदले में कंसिडरेशन चाहिए हो. अब इस पूरे का क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी कुछ कर रही है बिना कहे, तो उसको एक मोटिव बनाया जा सकता है. मोटिव मतलब जिसके बेस पर काम करे. लेकिन अगर मान लीजिए मेरे कहने पर आपने कुछ किया है पास्ट में, तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं आज उसके बदले में प्रॉमिस कर रहा हूं कुछ आपको देने का, तो क्या मैं जो देने का प्रॉमिस कर रहा हूं इसके बदले में वो पास्ट वाली जो आपकी एक्टिविटी है वो कंसिडरेशन बन सकती है या नहीं? समझ में आ रहा है? जैसे आपने मेरे लिए कोई हेल्प किया या कुछ काम किया मेरे कहने पे, वो लगभग मान लीजिए 10,000 रुपीज का काम था. मैंने उस टाइम आपको कुछ भी नहीं दिया, बट नाउ आई एम प्रोमिसिंग टू पे यू रुपीज 15,000 सपोज. अब ये 15,000 जो मैं दे रहा हूं वो मैं किस लिए दे रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मैंने आपने जो काम किया था, इट मीन्स आई एम नाउ रिकॉग्नाइजिंग दैट एक्टिविटी एज अ कंसिडरेशन फॉर व्हाट आई एम प्रोमिसिंग राइट नाउ. मैं उसको तो रिकॉग्निशन दे रहा हूं ना कि मैंने जो आपने जो मेरे लिए किया था उसके बदले में मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं. तो आज का जो प्रॉमिस है वो कंसिडरेशन बन जाएगा उसके लिए, और वो इस 15,000 के लिए प्रॉमिस बन करके आ जाएगा. यानी कि हम मना नहीं कर सकते. अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया इसमें. समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और, कभी कभी बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर पास्ट में जो हमारे लिए काम किया गया था तो उसी टाइम प्रॉमिस किया गया होगा ना. ऐसा जरूरी नहीं है. मान लीजिए मैंने आज आपको पढ़ाया, आपने फीस नहीं दी. आने वाले 10 साल में या 2 साल में या 5 साल में आपने कहा मुझसे कि सर मैं इतने पैसे पे करना चाहता हूं आप. मैंने कहा ओके. अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप जो पे करना चाहते हैं ये क्या विदाउट कंसिडरेशन है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने पहले इसके लिए कुछ किया है आपके, और उसको आप रिकॉग्नाइज भी तो कर रहे हैं. उसको आप पहचान दे रहे हैं ना कि हाँ उसी के बदले मैं दे रहा हूं. तो फिर प्रॉपर कंसिडरेशन हुआ, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अब आप अगर मना करेंगे देने से तो मैं केस कर सकता हूं कि नहीं? यस. ठीक है. अच्छा, अगर आपने वॉलंटरी किया है, सुनिएगा ध्यान से, अपनी इच्छा से किया है, तो तब तो वो कंसिडरेशन नहीं है. इसको एक्सेप्शन में रखा गया है. अब उस पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वहां. ठीक है. अभी फिलहाल क्या जानना है कि पास्ट कंसिडरेशन जो प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पे परफॉर्म किया गया है उसके बदले में आज कोई प्रॉमिस किया जा रहा है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड वैलिड प्रॉमिस. ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल, ए परफॉर्म्ड सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर. एट हिज डिजायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर अ वीक, अब एक सप्ताह बीत गए,
बी प्रोमिसेस टू कंपनसेट ए। अब बी कह रहा है ए को कॉम्पनसेट करने के लिए फॉर द वर्क डन बाय हिम, इट इज सेड टू बी प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड ए कैन सू बी फॉर द रिकवरी द प्रोमिस्ड मनी। ठीक। पॉइंट नंबर 5, कंसिडरेशन नीड नॉट बी, ये मैंने आपको समझाया है कि कंसिडरेशन का कुछ होना जरूरी है, रियल होना जरूरी है, इलिजरी नहीं होना चाहिए, बट एडेक्वेट होना जरूरी नहीं है, यानी कि पर्याप्त होना, इक्वल होना जरूरी नहीं है। मैं आपको 10,000 की क्लास दे रहा हूं, सपोज मैंने कहा 2,000 आप दे दीजिए, क्या मैं बाद में 8,000 के लिए आपके ऊपर केस कर सकता हूं? नहीं, 2,000 इज ओके, हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? मुझे मन कर रहा है ये कलम 1 रुपए में बेचने का, मैं बेच सकता हूं कि नहीं? क्या दिक्कत है? Consideration need not be of any particular value. It need not be approximately equal value with the promise for which it is exchanged, but it must be something which law would regard as having some value. कुछ तो ऐसा होना चाहिए। अब मैं आपको, आप मुझे सामान दे रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं मैं आपको सपना दिखाऊंगा, आपके सामान के बदले में आपको सपना दिखाऊंगा। अब उसकी क्या वैल्यू है बताइए? समझ रहे हैं आप? तो दैट शुड बी ऑफ सम वैल्यू, है ना? एस भाई कंसल्टेंसी भी तो हो सकती है, लेकिन कंसल्टेंसी तो रियल होती है ना। आप किसी मुद्दे पर आप हमसे पूछ, अब मैं सपना दिखाऊं, चलो चिड़ियों का सपना दिखाऊं, मैं बहुत सारी चिड़िया आएंगी उसमें चूचू करेंगे, आप दाना खिलाएंगे, क्या मतलब है भाई ये? जादू से चलिए हम आपका वो खोज दे रहे हैं, खजाना, जादू से खजाना खोज देंगे हम, 10,000 रुपया दे दीजिए, बोलिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब लॉ के नजर में कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ऐसा हो वो, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। सो समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन, इट कैन बी कंसिडर्ड अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टीज। हो सकता है कि भाई सामने वाला आपको सस्ते में दे रहा हो, बैड बार्गेन कर रहा हो, उसको ना समझ में आ रहा हो। It may be noted in the context explanation to section 225 says that an agreement to which the consent of the promises is freely given is not void merely because the consideration is, मतलब कंसिडरेशन का कम हो जाना किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकता। बट एज एन एक्सेप्शन इफ इट इज शॉकिंगली लेस and the other party alleges that his consent was not free, then his inadequate consideration can be taken as evidence to support in support of this allegation। यानी कि अब मान लीजिए कोई कनपट्टी पे बंदूक लगा के बोले कि 5 लाख की चीज 1 लाख में दे दीजिए, तो ये शॉकिंगली तो कम हो रहा है, जबरदस्ती ना। तो यहाँ पे तो ये इसकी एडिक्वेसी जो है वो क्वेश्चनेबल है। क्यों? एक्स प्रोमिसेस टू सेल हाउस कितने का, वर्थ रुपीज 6 lakhs फॉर 1 lakh रुपीज ओनली, 6 लाख की चीज को 1 लाख में। द एडिक्वेसी ऑफ प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजेक्शन void। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा? नहीं, अनलेस द पार्टी प्लीड्स, जब तक कि वो पार्टी उस पे दुहाई नहीं देती, क्या, दैट ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस अंडर क्वेरसन, अंडर इन्फ्लुएंस, और अब ये क्या है? ये होता है जबरदस्ती, ये होता है दबाव, ये होता है धोखा। क्वेरसन क्या है? उत्पीड़न, जबरदस्ती। अंडर इन्फ्लुएंस क्या है? दबाव। और फ्रॉड क्या है? धोखा। ये समझाएंगे, सब अलग अलग समझाएंगे बाद में, ठीक है? चलें आगे। अब पॉइंट नंबर 6, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, यानी कि वो करना जो एक लीगली परफॉर्म करने के लिए बाउंड है, तो उसके बदले में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको बैंक में कैश जमा करने के लिए रखा गया है, और उसके पास आप जाते हैं कैश लेकर के कि भाई मेरा इतना कैश है, आप जमा कर लीजिए। वो कहता है कि हर 1 लाख रुपए का मैं 500 रुपए आपसे लूंगा। आपने कहा ओके,
बाद में आपने उसको देने से मना कर दिया, क्या वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है? क्यों? भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना, किस बेस पर केस करेगा वो? ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म दैट वर्क। तो उसके बदले में वो मांग रहा है, इसका मतलब कि वो उसके पास राइट नहीं है, तो मैं पे करने के लिए लाइबल हूं क्या? भाई मुझे क्या मिल रहा है उसके बदले में? कुछ भी नहीं। वो तो करने के लिए बाध्य है ना, तो मुझे कुछ देगा तब तो मैं लाइबल हूंगा उसको पे करने के लिए। पुलिस वाला अगर वो चोर को पकड़ने के बदले में पैसा मांग रहा है तो आप बाउंड है पे करने के लिए? नहीं, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है। वो थोड़ी आपके लिए कुछ कर रहा है कि वो आपसे पैसे लेगा। बोलिए। The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Hence, promise to pay money to a witness is void. अभी विटनेस है, जिसने कोई क्राइम देखा है, अब वो पैसा मांगेगा आपसे? उसकी जिम्मेदारी है वो विटनेसिंग करना, वो आपसे डिमांड नहीं कर सकता। So, for it is without consideration, hence, such a contract is void for want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay to his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fees, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एडवोकेट है, उसकी फीस आपने डिटरमिन कर ली, उसके बाद वो उससे ऊपर अगर डिमांड कर रहा है तो क्या आप लाइबल है पे करने के लिए? नहीं। अब वो अपना काम ड्यूटी करने के लिए तो लाइबल है ना, वो करेगा ना उतने में। क्यों? मान लीजिए मैंने आपको डिसाइड किया मैं 20,000 में आपको कोर्स कंप्लीट करूंगा। अब क्या हुआ कि उसके ऊपर मैं अगर डिमांड कर रहा हूं तो आप लाइबल हैं क्या पे करने के लिए? नहीं, वो वॉइड हो जाएगा फिर। ठीक है। नोट, वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर देन ही इज लीगली बाउंड टू डू, जितना करने के लिए लाइबल था उससे ज्यादा अगर कर रहा है तब तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। Such a promise provided it is not opposed to public policy and is good consideration and it should not be vague or uncertain, तो उसके लिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। मैंने कहा था मैं आपका केवल लॉ का कोर्स कंप्लीट करूंगा, आपने मुझसे अकाउंट्स भी पढ़ लिया, मैथ, पैसे देंगे कि नहीं? तब तो देना पड़ेगा ना। समझ में आया? अच्छा ये बताइए, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल। यस, इट शुड नॉट बी इलिजरी। मतलब सपने नहीं दिखाने हैं, कुछ रियल होना चाहिए, जादू नहीं दिखाना है। Consideration must be real and must not be illusory. It must be something to which the law attaches some value. So, if it is legally, physically impossible, it is not considered valid consideration. जैसे एक व्यक्ति खजाना खोज रहा है जादू से, transactions can be said to be void as it is illusory. क्यों? Consideration must not be, जो आप बदले में दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए ना, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। सर लॉफुल नहीं होना चाहिए क्या मतलब? जैसे मैंने कहा आपको, मैं लेक्चर्स किस चीज के दूंगा? लॉ के। मैं क्या लीगल है क्या इलीगल है ये समझाऊंगा। आप कह रहे हैं ठीक है सर, हमको केवल ना, हमको लीगल इलीगल दोनों समझा दीजिए, लेकिन हम आपको जो देंगे वो इलीगल देंगे। हम आपको ना चरस ले आएंगे देंगे, गांजा देंगे, कोकीन देंगे, कट्टे बंदूक देंगे। अब बताइए ये जो बदले में आप दे रहे हैं वो लॉफुल है क्या? नहीं है। तो कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? मैं जो दे रहा हूं वो तो लॉफुल है, लेकिन आप जो दे रहे हैं वो लॉफुल नहीं है। ये लॉफुल कंसिडरेशन होगा तभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है। अच्छा, इमोरल, इमोरल नहीं होना चाहिए। इमोरल यानी अनैतिक। अनैतिक क्या हो सकता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को लालच दे करके शादी तुड़वा करके अपनी शादी करना चाहता है तो इमोरल है ना। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे ट्रेडिंग विद एनिमी,
दुश्मन के साथ व्यापार करना, अभी क्या है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है ना, नहीं होना चाहिए। तो अगर कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं तो उनमें ये खामियां नहीं होनी चाहिए, वो अनलॉफुल ना हो, इमोरल ना हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी ना हो। ओनली द प्रेजेंस ऑफ अ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। एनीथिंग विच इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी valued as valid consideration. Example: A promises B to pay ₹1,000 to beat C. हम 1,000 रुपया दे रहे हैं पीटो सी को, बी ने ऐसा किया। अब बताइए, ये लॉफुल कंसिडरेशन है, 1,000 देना तो ठीक है, उसके बदले में क्या मिल रहा है, किसी की पिटाई। कि क्या पिटाई पाना गुड कंसिडरेशन है, अनलॉफुल है ना। सो ए रिफ्यूजेस टू पे, अब वो मना कर दे रहा है हम नहीं देंगे पैसा, तो आप रिकवर कर सकते हैं क्या? B cannot recover because the agreement is void on the ground of unlawful consideration. एक और एग्जांपल देखेंगे क्या, बताइए। किसी की नौकरी पैसा लेकर के लगवा देना। हाँ, X promise Y to obtain an employment in public service and Y promise to pay ₹1,000. The agreement is void on the ground of unlawful consideration. बताइए, कोई समस्या इसमें? समझ गए? चलिए, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो हमने कंसिडरेशन चैप्टर में कवर किए हैं। तो आज के टॉपिक्स को यहीं तक रोक देते हैं, अगला टॉपिक जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो सूट बाय थर्ड पार्टी और फिर बाकी आगे जो है एक्सेप्शंस टू द कंसिडरेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।